जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों हम आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहे थे, जिसमें हम सोल्व कर रहे थे मई 2016 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर हम आपको सोल्व करा रहे थे, जिसमें हमने सीडीपी का पोर्शन तो सोल्व कर लिया था। आज हम सोल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन का भाग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट होगा। तो सभी साथी इस क्लास में अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू है। देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है? प्रयोगात्मकता का, सहयोग का, अवलोकन का, या फिर परिचर्चा का? तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से किसका आकलन किया जा रहा है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, परिचर्चा का। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मई 2016 का सीटेट का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जिसका हम पर्यावरण भाग सोल्व कर रहे हैं। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक प्रतिदिन बच्चे के सीखने की प्रगति का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। उपर्युक्त विवरण का उपयोग होता है क्रम निर्धारण मापने के लिए, जांच सूची के लिए, पोर्टफोलियो के लिए, या फिर उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। तो इस ब्यौरे का उपयोग किसमें होता है यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ये पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित प्रश्न है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चे को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? या एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। या एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा? या तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। तो कौन सा प्रश्न इसमें से सही होगा जो तर्क और विश्लेषण का अवसर प्रदान करे? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, कि एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, और वह किस प्रकार भोजन करेगा। यह प्रश्न हमारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 64 है। कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियों और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है दोनों पत्तियां। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, परिकल्पना करना, अनुमान लगाना, अवलोकन करना, या फिर मापना। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उसको हम पता लगाएंगे अवलोकन करके। ऑप्शन नंबर 3 अवलोकन करना इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 65 है कि मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है। उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है शिक्षार्थियों के रिक्त स्थान का विकास करना, अभिसारी चिंतन का, सुनने संबंधी कौशल का, सृजनात्मक चिंतन का, या फिर बोलने संबंधी कौशल का। तो मीता किस प्रकार के कौशल का विकास करना चाहती है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक चिंतन का, क्रिएटिव थिंकिंग का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 66 है। पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन में जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। पानी, वायु, भोजन, या फिर आवास। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 वायु। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 67 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है? कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए, या पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेकिन कक्षा 3 से 5 में एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए, या फिर पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए, या पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में एक समग्र अध्ययन के क्षेत्र में, लेकिन कक्षा 3 से 5 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, की पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 68 है, एक शिक्षक कक्षा 5 में जल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है, तो इस समूह चर्चा को आयोजित करने के उसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला उद्देश्य है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना। दूसरा आ जाता हमारा बहु परिप्रेक्ष्य का विकास करना, प्रभावशाली तरीके से कक्षा प्रबंधन करना या शिक्षार्थियों को जांचना। तो ये 4 उद्देश्य दे रखे, इनमें से कौन सा उद्देश्य हमारा सही है? केवल ए और डी, सी और डी या फिर ए और बी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी हमारे उद्देश्य सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 69 आज की क्लास का हमारा, अवलोकन तथा अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग आकलन के संकेतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? हमें कम उपयुक्त तरीका बताना है। समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना, कक्षा में गतिविधि का संचालन या फिर समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना। यह सबसे कम उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगा दिया है। हर 2 दिन के पश्चात वे उसकी लंबाई जांचते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं, और 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया है। तो इस कार्य में जिन परिक्रमण कौशलों पर बल दिया गया है वो परिक्रमण कौशल कौन कौन से हैं? परिकल्पना तथा अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना तथा अनुमान लगाना, या गणना करना तथा अनुमान लगाना, या नापना तथा संप्रेषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? उनके जो परिक्रमण कौशलों का विकास हुआ है वो है हमारे नापना तथा संप्रेषित करना। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी? प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा, प्रेक्षण प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा, या सर्वेक्षण के द्वारा, या प्रेक्षण के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों प्रेक्षण प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है? नहीं वाले क्वेश्चन को जरा हमें ध्यान से पढ़ना है। विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार, या फिर संधारण? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर, इसका आंसर होगा साथियों संधारण। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? साथियों जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, उनके लिए निम्न में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होगी जो उसको अपने साथ लेकर जा सके? स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल, या फिर टॉर्च? तो पर्वतारोहियों को साथियों जैसे पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है, जिससे उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। तो इसलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन किट लेकर जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? गोवा का, गुजरात का, पांडुचेरी का, या फिर केरल का? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों गोवा हमारा है पश्चिम में, गोवा पश्चिम में स्थित है, गुजरात भी पश्चिम में है, जो अरब सागर के नजदीक है ये दोनों, और केरल भी पश्चिम में है। तो ये तीनों तो अरब सागर में है पश्चिम की तरफ, तो एक ही रह जाता हमारा पुदुचेरी, ये होगा हमारा बंगाल की खाड़ी यानी कि पूर्व दिशा में स्थित। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75 है कि पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, वो कौन सा पेड़ या पादप है जिसके बीज पानी में यात्रा करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं? गेहूं के, खजूर के, सेब के, या फिर नारियल के? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों एक ऐसा पेड़ है जो पानी के पास ही उगता है, वो है नारियल का पेड़। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नारियल के बीज ही पेड़ के पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 76 है, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है, वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, या वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, या वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो सुनीता विलियम्स के संबंध में कौन सी बात सही है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि कहवा एक विशेष प्रकार की चाय या पेय पदार्थ है, यह किस राज्य में लोकप्रिय है? साथियों पेय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो पीने के योग्य होते हैं, जिनको पिया जाता है। तो यह किस राज्य में लोकप्रिय है कहवा? कश्मीर में, कर्नाटक में, असम में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 78 है आज की क्लास का हमारा। किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर की मोटी दीवारों को बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? झारखंड राज्य में होना चाहिए, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये जो चीजें बताई गई इन पर ध्यान देना है। देखो कटीली झाड़ियां कहां पर होती हैं? हमें ध्यान आता है कटीली झाड़ियां तो राजस्थान में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 है। शकरकंदी जड़ है क्योंकि यह भूरे रंग की होती है, यह जमीन के नीचे उगती है, इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण को सोख लेता है, या यह भोजन का भंडारण करती है। तो शकरकंदी जड़ है, इसको डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी बातें सही होंगी? इन चारों बातों में से यह हमें बताना है। बी और सी, केवल सी, बी और डी या फिर ए और बी? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 कि केवल सी ही इसमें सही है, कि इसमें रेशे की भांति ढांचा है जो जल और खनिज लवण को सोख लेता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 80 है आज की क्लास का हमारा, कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है? साथियों एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की प्रजाति होती है। पहली होगी एक रानी मधुमक्खी, दूसरा नर मधुमक्खियां और तीसरी होती है श्रमिक मधुमक्खी। कि श्रमिक मधुमक्खियां फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती है। इनके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? पहला देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, या फिर केवल पहला या पहला और दूसरा? तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चारों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 81 हमारी क्लास का, कि किस राज्य में कसाबा जो टैपियोका उगाया जाता है? किस राज्य में कसाबा उगाया जाता है? मेघालय में, पंजाब में, असम में या फिर केरल में? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों केरल में। यह केरल में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध या फिर बाज? तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 रेशम का कीड़ा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं। इसका कारण हो सकता है उसके मुंह से निकली पानी उसके चश्मे कांच पर एक परत बना देता है, या उसके मुंह से निकलने वाली गर्म हवा बाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की एक परत बना देती है, या उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदे बना देती है, या उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदे बना देती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि उसके मुंह से निकलने वाली जो गर्म हवा है वो संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती है, जिसकी वजह से वो धुंधला हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 84 है, गुजरात के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश, या राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? तो गुजरात के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? इसमें उत्तर प्रदेश राज्य गुजरात का समीपवर्ती नहीं है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य गुजरात का समीपवर्ती नहीं है, और इसमें बिहार राज्य गुजरात का समीपवर्ती राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 85 है कि मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो किस राज्य में स्थित है? साथियों ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि मधुबनी किस राज्य की चित्रकला है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर बिहार में? तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा साथियों बिहार में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। वो गांव बिहार राज्य में स्थित है और मधुबनी बिहार की एक बहुप्रसिद्ध चित्रकला भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्तियों को काटती है, या रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है? मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है, या मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या हो
हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्तियों को काटती है। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 87 आज की क्लास का हमारा। रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, तो उसे किस दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी? तो हमें सीधा सीधा यह बताना है कि दिल्ली से ग्वालियर किस दिशा में है। अगर हमें दिल्ली से ग्वालियर जाना है तो किस दिशा में जाना होगा? पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या फिर उत्तर में? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण में जाना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 88 आज की क्लास का हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है? वो उद्देश्य हमें बताना है जो पर्यावरण अध्ययन में सबसे कम स्थान रखता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, प्रत्यय स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, या शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय स्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा सबसे कम उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 89 आज की क्लास का हमारा, कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है। इनके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। या पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा यह सबसे आसान तरीका है, या वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं? इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, यह हमें बताना है। केवल डी, सी और ए और बी या फिर बी? तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। ए और बी हमारे सही बातें हैं, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 90 है और पर्यावरण भाग का ये लास्ट प्रश्न होगा, कि आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? आकलन के आधार को समझने में स्वयं आकलन बच्चों की मदद करता है। बच्चों का आकलन व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जा सकता है। आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम या रैंक देने के लिए नहीं है। या आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आकलन सत्र के अंत में किया जाना चाहिए, आकलन हम कभी भी कर सकते हैं। तो यह सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा पर्यावरण भाग मई 2016 का जो सीटेट का पेपर था, उसका पर्यावरण भाग हमने अभी सोल्व किया है। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।